और 10 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष सिर्फ गाली पॉलिटिक्स जानता है, वो हमें हरा नहीं सकते, इसीलिए गालियां देते हैं। कर्नाटक के लोग गाली की राजनीति को खारिज करते हैं और सभी मतदाता मुझे गाली देने के लिए कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। हमें कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, इसके लिए आपको बीजेपी को वोट करना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने दशकों के कुशासन के चलते जन विश्वास खो दिया है, इसलिए झूठे आरोप और झूठी गारंटी देती है। अब कर्नाटका में वोटिंग के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। अगले बुधवार को तो आप कर्नाटक का भविष्य तय कर लेंगे। कर्नाटक की जनता डबल इंजन सरकार की वापसी का शंखनाद कर चुकी है। कर्नाटका की जनता इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत देने का निर्णय कर चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण है गरीब का विश्वास, मध्यम वर्ग का विश्वास, नौजवानों का, महिलाओं का विश्वास, जो हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़े, हमारे आदिवासी साथी, उनका पहली बार किसी पार्टी पर इतना विश्वास हुआ है। कर्नाटका के करीब करीब हर परिवार को डबल इंजन सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। जिन तक कभी सरकारी मदद पहुंचती तक नहीं थी, उनको भी पहली बार मदद मिल रही है। बंधु भगिनीयरें, बीजेपी पर विश्वास का एक और बड़ा कारण है कर्नाटका के हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ अभूतपूर्व काम। वादा कर्नाटक में, लेकिन उबाल पूरे देश में। जी हां, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की घोषणा ने पूरे देश का सियासी पारा बढ़ा दिया है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ जैसे उन राज्यों का जहां इसी साल चुनाव भी होना है। बीजेपी ने अपने सियासी तरकश में मौजूद तीरों को कांग्रेस की तरफ छोड़ दिया है। वहीं बजरंग दल भी सूबे में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने 2 टूक कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो यहां भी बजरंग दल को बैन करने पर सोचा जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का घोषणा पत्र विवादों में आ गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ ही बजरंग दल पर कार्रवाई करने का वादा किया है। अब इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजरंग दल आतंकवाद, लव जिहाद का विरोध करता है। शिवराज सिंह चौहान ने बजरंग दल को राष्ट्रवादी संगठन करार दिया। वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को खत लिखा और सवाल पूछा कि हनुमान भक्त बताने वाले कमलनाथ ये बताएं कि वो घोषणा पत्र के साथ हैं या नहीं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी निशाना साधा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए।
तो कमलनाथ जी केवल तुष्टीकरण दिखावे की राजनीति करना, मध्य प्रदेश ने भी 15 महीने के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति को कमलनाथ जी आप भी देखा है। वहीं दमोह पहुंचे कमलनाथ ने बीजेपी के प्रहारों पर जवाब दिया। कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया और कहा कि नफरत फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई दफे कहा, आज भी कल ने कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की। बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां कांग्रेस बीजेपी की पिच पर बैटिंग करने को मजबूर हो गई है। जाहिर है इसका असर मध्य प्रदेश के चुनावों में भी दिखेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संत कबीर नगर के जूनियर हाई स्कूल स्थित सभा स्थल पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की। पहले चरण में 28 स्थानों पर संवाद के बाद बुधवार से मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण की रैलियों का आगाज किया। योगी ने कहा, संत कबीर नगर से बहने वाली आमी 6 साल पहले तक प्रदूषित थी। पालतू पशु उसके जल को ग्रहण कर ले तो मर जाता था। आज मगहर में आमी स्वच्छ, निर्मल, अविरल है। केंद्र और राज्य सरकार की एक जैसी गति के कारण ये संभव हो पाया। हमने विकास को खांचों में बांटकर नहीं देखा, गरीबों की जाति, पंथ और मजहब नहीं देखा। आपके जनपद और पूर्वांचल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हुए। आपके बगल में मुंडेरवा चीनी मिल बंद हो गई थी। पिछली सरकारों ने किसानों पर गोली चलवाई। हमारी सरकार ने न सिर्फ चीनी मिल सुरक्षित की बल्कि वहां की मिल पैराई भी कर रही है। यहाँ के किसानों के लिए ये सम्मान का माध्यम बना। करोड़ों लोगों को शौचालय दिया, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, करोड़ों लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ा, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले और करोड़ों लोगों को 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया और 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में अब भी फ्री में राशन देने का कार्य किसी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है देश के। क्या किसी की जाति देखी गई? किसी का मत और मजहब देखा गया? नहीं। विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते, हम तो सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। एक एक योजना हर नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। हमने युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं आने दिए, हमने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रही है। अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज यूपी के अंदर एक 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने जा रहा है। 1 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देंगे। इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वविद्यालय इसलिए बनाए जा रहे हैं। आज हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ शहर दिखते हैं। आज हमारे शहरों में शहरों का आतंक नहीं, बल्कि हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के अंदर सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़ी है। शरद पवार की ओर से एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद भी सियासी हलचल तेज ही रही। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को अहम बैठक की। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने इस मौके पर कहा कि शरद पवार की बेटी और लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले राष्ट्रीय भूमिका निभाने के लिए एक आदर्श विकल्प है। इस बीच पुणे के एक एनसीपी कार्यकर्ता ने खून से एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने शरद पवार से अपना फैसला वापस लेने की अपील की है। शरद पवार मुंबई के यशवंतराव चौहान केंद्र में मौजूद थे, जहां एनसीपी नेताओं ने अनौपचारिक रूप से चर्चा की, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुए। छगन भुजबल ने बुधवार को कहा कि एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने की पवार की घोषणा से सभी को झटका लगा है। हम उन्हें अपना फैसला वापस लेने के लिए राजी करेंगे। उधर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार के मन में क्या है ये नहीं पता। मैं आग्रह जरूर करता हूं कि अफवाह ना फैलाएं, कयास ना लगाएं। पवार साहब को
और समय चाहिए। लेकिन बात यही है कि हमने भी आज, मैंने भी और अजीत पवार थे, सुप्रिया सुले थी, छगन भुजबल भी आए, बाकी के सभी हमारे मान्यवर बहुत सारे नेता आए और ये सब बातों को लेकर हमने आज फिर भी कोशिश की बात करने की। चाको जी हमारे केरल से भी आए थे, बाकी भी और हमारे पदाधिकारी इधर उधर से आए थे बाहर के राज्यों से। तो हमने ये कोशिश किया है कि पवार साहब से गुजारिश की, विनती की। अब उन्होंने फिर भी, जैसे मैंने कहा कि 1-2 दिन का वक्त हमने देना चाहिए, इसलिए अब आज इस पूरी गतिविधि को यहीं हम विराम देते हैं। कल जो भी कुछ होगा हम आपके सामने। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने पहुंची। पीटी उषा ने धरना कर रहे पहलवानों से बातचीत की। बताया जा रहा है कि पीटी उषा ने पहलवानों से धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। पहलवान पिछले 11 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। बता दें कि इससे पहले भी पीटी उषा कह चुकी हैं कि पहलवानों को ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसे देश की छवि धूमिल होती है। WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज हो गया है। सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक नाबालिग सहित महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने रविवार को सुरक्षा प्रदान की थी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि सिंह के खिलाफ उनकी शिकायतों के बाद पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज 11वां दिन है, पहलवान जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पहलवान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अभी कुछ देर पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा यहाँ पर आई। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत करने की कोशिश करी, उनसे संवाद किया और तमाम मसलों पर एक वार्ता करते हुए पीटी उषा नजर आई। मगर क्या बातचीत हुई है उस पर पहलवानों का अभी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मगर आपको बता दूं कि बीते कुछ दिन पहले पीटी उषा ने एक ट्वीट कर ये मैसेज दिया था पहलवानों को कि डिसिप्लिन में रहना है और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को नजरअंदाज करते हुए पहलवान नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पीटी उषा यहाँ पर पहुंचती हैं, खिलाड़ियों से संवाद करती है। मगर यहाँ पर पहलवानों के जो समर्थक हैं उनके अंदर एक नाराजगी भी देखने को मिली पीटी उषा को लेकर। और यहाँ पे लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता अभी गोपाल राय अभी यहाँ पहुंचे हैं, सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर पहुंचे थे। नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर पहुंचे थे। तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचकर पहलवानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। मगर पहलवान अड़े हुए हैं कि बृजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए, प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब तक 2 FIR दर्ज की गई है पूरे मामले पर। खिलाड़ी पहले मांग कर रहे थे कि FIR दर्ज हो, अब FIR दर्ज हो गई है। खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए और प्रशासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अन्यथा ये प्रोटेस्ट, ये धरना प्रदर्शन यूं ही लगातार निरंतर बदस्तूर जारी रहेगा। दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही भारत के शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ खड़े होना मुश्किल है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। पहलवान WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए ओलंपियन विनेश फोगाट ने कहा, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़े होना बहुत मुश्किल है जो इतने लंबे समय तक अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। विनेश फोगाट ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं करने और कमेटी बनाकर मामले को दबाने को लेकर भी निशाना साधा। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि वो ओलंपिक में चयन के लिए पेश किए गए नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं।
सरना गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। एसडीएच भदरवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। राजौरी पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसे किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बासिर अली के रूप में हुई है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना है। लेके कंबारी में मजदूर खुले में जाते हैं शौच के लिए। मकान मालिक शौचालय का उपयोग करने की नहीं देते हैं अनुमति। श्रमिकों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की मांग। कारीगर अली मोहम्मद के हाथों का कमाल। अपने अनोखे क्रिएशन के कारण हासिल कर रहे हैं लोकप्रियता। और ब्रेक के बाद टॉप 10 में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को ईडी के नोटिस को लेकर एक बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि उन्हें ईडी की चिट्ठी मिली है। ईडी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर खेद व्यक्त किया है और कहा है कि चार्जशीट में उनका नाम गलती से आया है। इस मामले को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा था कि ईडी एक झूठ का पुलिंदा है। अभी तक मेरी लीगल नोटिस का ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। ईडी को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। सच की लड़ाई जारी रहेगी। ईडी पर अग्रिम कार्रवाई के लिए भारत सरकार के वित्त सचिव को पत्र लिखा है। दरअसल ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले पर अपनी तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आप नेताओं संजय सिंह और राघव चड्ढा के नामों का जिक्र किया था। दोनों नेता राज्यसभा सदस्य हैं। चार्जशीट में सिर्फ उनके नाम का जिक्र है। उन्हें मामले में आरोपी के तौर पर नहीं दिखाया गया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट हाल ही में राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की गई थी। ईडी की जांच एक झूठ का पुलिंदा है। पहले दिन से मैं ये बात कह रहा हूं। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो, दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हो, इस सब के पीछे एक ही मकसद है। अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए, इसकी पूरी साजिश है। ईडी ने मेरा नाम चार्जशीट पे डाला था फर्जी तरीके से, झूठे तरीके से, बेबुनियाद तरीके से। उस पर मैंने लीगल नोटिस भेजा। आज उस लीगल नोटिस का जवाब दिया ईडी ने। इतिहास में पहली बार ईडी ने माना है, स्वीकार किया है कि मेरा नाम गलती से चार्जशीट में डाल दिया। ये क्या मजाक है? ये क्या झूठी जांच है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है? ये क्यों नरेंद्र मोदी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? ये क्यों अरविंद केजरीवाल से डर कर उनके लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है? मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करो। एक झूठी जांच चलाकर, एक बेबुनियाद जांच चलाकर, एक आधारहीन जांच चलाकर सबको फंसाओ, सबको जेल में डालो। मैंने पहले दिन से कहा था, पूरा जीवन ईमानदारी से जिया हूं और जीता रहूंगा। नरेंद्र मोदी जी, आप चाहे जितने प्रयास कर लें, आप अपने इस झूठ में सफल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल अपनी छवि के साथ, अपनी योग्यता और क्षमता के साथ, ईमानदारी के साथ जो अपनी सरकार चला रहे हैं, वो चलाते रहेंगे। आपके इन प्रयासों से रुकने वाले नहीं। बिहार में जातीय गणना चल रही है, तो वहीं इसके खिलाफ दायर याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा, लेकिन इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। अब तो साधु संत भी ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए कास्ट कोड बताएं नीतीश कुमार। बिहार में जारी जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। कास्ट सर्वे के खिलाफ याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज ने सरकार से कई सवाल पूछे। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या आर्थिक सर्वेक्षण कराना कानूनी बाध्यता है? क्या ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सर्वेक्षण का अधिकार राज्य सरकार के अधिकार के बाहर है, जबकि राज्य सरकार ने जवाब दिया कि जन कल्याण की योजनाओं के लिए गणना की जा रही है, सामाजिक स्तर सुधारने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। वैसे जातीय गणना को लेकर एक दिलचस्प पहलू भी जुड़ गया है।
इसके विरोध में अब साधु संत समाज उतर आया है। पटना में षड दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के संतों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी कोई जाति नहीं, क्योंकि वे सन्यासी हैं। अब ऐसे में उनका कोड क्या होगा? लेकिन जातीय जनगणना जब बिहार में हो रहा है तो हम सभी साधु संतों को, जो 360 संप्रदाय है, 13 अखाड़े, हम सभी का जाति कौन सी होगी? हम अपने जाति में कोड नंबर हमारा क्या होगा? ऐसे ही सवालों के बीच अब सभी की निगाहें गुरुवार को आने वाले पटना हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी होंगी, क्योंकि सवाल जाति का है और सवाल जाति पर जारी सियासत का है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से 5 दिनों के दौरे पर पटना आने वाले हैं। बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी से सटे नौबतपुर में हनुमत कथा कहेंगे। लेकिन बाबा के आगमन से पहले ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। तभी आए दिन नेता चैलेंज दे रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने अडवाणी की तरह बाबा को गिरफ्तार करने वाला बयान तक दे डाला, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और महागठबंधन के नेता अब आमने सामने हैं। पटना आ रहे हैं, का बात हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो सनातन धर्म के उत्कर्ष को लेकर खुलकर अपने दरबार के मंच से बोलते हैं। इनके बयानों पर पहले भी वाद विवाद चलता रहा है, लेकिन बागेश्वर बाबा पहली बार बिहार की धरती पर पधार रहे हैं। 13 से 17 मई तक बाबा का कार्यक्रम पटना से सटे नौबतपुर में निर्धारित है, पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया है। आरजेडी को बाबा के आगमन में सांप्रदायिक सौहार्द का खतरा दिख रहा है। तभी बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बाबा को आडवाणी की तरह अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगा। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि कोई इनको रोक नहीं सकता, हम लोग उनके साथ। अरे भैया, गिरिराज सिंह क्या करते हैं उससे क्या मतलब? अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। उधर बीजेपी ताल ठोककर कहती है कि हिम्मत है तो कार्रवाई करके सरकार दिखाए। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। उनका कथा होगा, उनका प्रवचन होगा और किसी की हिम्मत। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में द साउंड ऑफ म्यूजिक का आयोजन होने जा रहा है। इसे ब्रॉडवे इंटरनेशनल ग्रुप प्रोड्यूस कर रहा है। इस शो को 5 बार टोनी अवार्ड मिल चुका है। भारत में इंटरनेशनल ब्रॉडवे का ये पहला शो होगा। ये शो संगीत और खुशी की आपसी द्वंद्वों पर जीत को दर्शाता है। इस शो में 26 आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं। नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बताया कि कल्चर सेंटर में इस तरह का शो होने पर हम काफी रोमांचित हैं। मेरा विश्वास है कि कला के जरिए उम्मीद और खुशी का विस्तार होता है। नीता अंबानी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मुंबई और भारत की जनता इसे अपने परिवार के साथ एंजॉय करेगी। इस तरह के इंटरनेशनल शोज के लिए भारत के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साउंड ऑफ म्यूजिक शो के लिए nmacc.com और bookmyshow.com पर टिकट बुक की जा सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 से युद्ध जारी है। इस बीच रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने दावा किया कि यूक्रेन ने बुधवार की रात क्रेमलिन पर ड्रोन हमला किया, जिसका मकसद राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना था। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। नमस्कार। रूस यूक्रेन जंग के बीच दोनों देशों में तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर पुतिन के मारने के लिए ड्रोन हमले का आरोप लगाया। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने दावा किया कि यूक्रेन के क्रेमलिन पर ड्रोन हमला किया, जिसका मकसद राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना था। रूसी अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन ने 2 ड्रोन्स के जरिए क्रेमलिन को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों ड्रोन्स को मार गिराया गया।
बुधवार को रूसी सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में मॉस्को स्थित क्रेमलिन के ऊपर धुएं का गुबार दिखाई दिया। मॉस्को के निवासियों ने भी स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे के बाद क्रेमलिन की दीवारों के पीछे विस्फोटों की आवाज सुनी थी। इसके बाद राष्ट्रपति प्रशासन ने कहा कि यह व्लादिमीर पुतिन के लिए एक यूक्रेनी ड्रोन हमला था। रूसी स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। एसडीएच भद्रवाह के चिकित्सक